सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ट्रांसफर के लिए पॉलिसी दिशा निर्देश ऑनलाइन पोर्टल होगा विकसित, जाने किन किन को मिलेगी प्राथमिकता। 30 अप्रैल तक होंगे तबादले, पति पत्नी प्रकरण, प्रोबेशन कार्मिक सभी के लिए कुछ न कुछ। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें ट्रांसफ़र को लेकर तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत कई बातें सामने आई है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही इसमें जो ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल के बारे में भी बताया गया है कि ट्रांसफ़र के लिए कार्मिक को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ये ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही DOIT केंद्र द्वारा विकसित किया जाएगा, वृहद स्तर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही ट्रांसफ़र के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई है, श्रेणी A और श्रेणी B। श्रेणी A के तहत कौन से कार्मिक और विभाग आएंगे, श्रेणी B में कौन से कार्मिक और विभाग आएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत किन किन को प्राथमिकता मिलेगी, जैसे प्रोबेशन कार्मिक है या पति पत्नी प्रकरण है या कोई निःशक्त जन है, बीमारी से ग्रसित है, इन सभी प्रकरणों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा की गई है। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से ये जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन, इसके संबंध में हमने पड़ताल की ये सही है या गलत है। यानी यहाँ सब्जेक्ट देखिए, राजकीय अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित स्थानांतरण नीति और दिशा निर्देश के संबंध में बताया गया है। ये जो जारी किया गया है ये सही है या गलत है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये पूर्ण रूप से सही पाया गया। जब हमने इनकी ID राजकाज पोर्टल पर डाल के देखी तो यहाँ पे देखिए इस डॉक्यूमेंट की जो भी डिटेल थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। ये ट्रांसफ़र डायरेक्शन के संबंध में है और ये मिस्टर राजन विशाल की ओर से 9 अप्रैल 2024 को साइन किए गए हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये राजन विशाल शासन सचिव की ओर से साइन किए गए हैं और 9 अप्रैल 2024 को यहाँ पे साइन किए गए हैं। अर्थात ये डॉक्यूमेंट है वो पूर्ण रूप से सही है, सटीक है। अब जो यहाँ पे बात बताई गई है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि उपयुक्त विषयांतर्गत दिनांक 4/4/2024 को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों एवं अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, पूर्वानुमेय एवं यथासंभव एक रूप बनाए जाने की दृष्टि से इस विभाग द्वारा तैयार किए गए स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित सामान्य दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि समस्त विभागों में इन दिशा निर्देशों को यथासंभव समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप समय के स्तर पर स्टेक होल्डर, लाभार्थियों और कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में विभाग की स्थानांतरण नीति और दिशा निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत इस विभाग को भिजवाने जाने का श्रम करावें। अर्थात ये जो प्रशासनिक सुधार समन्वय विभाग की ओर से स्थानांतरण नीति बनाई गई है या यूँ कहें कि स्थानांतरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वो प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन उन्होंने समिति के स्तर पर स्टेक होल्डर, लाभार्थियों, कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा का भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह के में विभाग की स्थानांतरण नीति और दिशा निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत विभाग को भिजवाए जाने का श्रम करावें। यानी ये सभी विभागों के लिए लागू होगी। सभी विभागों के जो मुख्य अधिकारी है और कर्मचारियों के जो मुख्य प्रतिनिधि है वो भी अपने दिशा निर्देश उसके अंतर्गत जो उनके विभाग के संबंध में सही होगा तो उनकी जानकारी भी वो आगे दे सकते हैं। तो 1 माह के बाद यानी 1 माह तक विभाग की स्थानांतरण नीति और दिशा निर्देश तैयार किया जाएगा। उसके बाद अनुमोदन होगा और प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाया जाएगा। साथ ही स्थानांतरण संबंधी एक वृहद ऑनलाइन पोर्टल सर्जित किए जाने हेतु समस्त विभाग, यहाँ समस्त विभाग का मतलब सारे विभाग है, अपनी विभागीय आवश्यकताओं एवं वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलंब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को अवगत करवाने का श्रम करावें। ये जो पोर्टल विकसित होगा अब ऑनलाइन वृहद स्तर पर विकसित होगा, जिसमें सभी को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। स्थानांतरण संबंधी दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उसमें राज्य के समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों, अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों के सेवा काल के दौरान किए जाने वाले स्थानांतरण को सरल, पारदर्शी, एक निश्चित समय अवधि एवं एक रूपता बनाए रखने की दृष्टि से नियमानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो ये सामान्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ये किस पर लागू होंगे और किस पे नहीं लागू होंगे उसके बारे में भी बात बताई गई है कि स्थानांतरण संबंधी जो दिशा निर्देश है समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों, बोर्ड, निगमों, अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत राजपत्रित
अराजपत्रित समस्त लेवल एवं संवर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इसके साथ साथ ही प्रोबेशन के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया गया है यहाँ पे कि यह दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल यानी प्रोबेशन का पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कर्मचारियों पर लागू होंगे। यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि प्रोबेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा और इनके ऊपर लागू नहीं होंगे राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, राज्य निर्वाचन आयोग, इनके ऊपर ये लागू नहीं होंगे। अब इसके अंतर्गत स्थानांतरण की क्या प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है स्थानांतरण नीति का वो ये कहता है कि विभाग, जो भी विभाग है, राज्य के समस्त विभाग अपने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का स्टॉक होल्डर्स, लाभार्थियों के जो मुख्य प्रतिनिधि गण हैं उनसे चर्चा करने के उपरांत समय के स्तर पर उक्त दिशा निर्देशों को सम्मिलित करते हुए सर्जन करेगा। यानी नई स्थानांतरण नीति वो भी जारी कर सकते हैं। विभाग द्वारा सर्जित स्थानांतरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवाई जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इसी तरह सभी विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद एवं स्थान जिले में संभाव्य रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किया जाएगा। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी जो वेबसाइट है विभाग की, जो जिस विभाग से आप संबंधित है उस विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशन कर दिया जाएगा कि इतने पद रिक्त है। विभागों के स्तर पर तैयार नीति दिशा निर्देशों में राजपत्रित और अराजपत्रित कार्मिकों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं महत्व को ध्यान में रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक पृथक व्यवस्था रखी जाएगी। इसी तरह जिस कैटेगरी का हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि विभागानुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए ए और बी कैटेगरी बनाई गई है। इसमें श्रेणी में विभाजन कर दिया गया है। जिस विभाग में 2000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है उन विभागों को ए श्रेणी में रखा जाएगा और जिन विभागों में 2000 से कम कार्मिक है उनको बी श्रेणी में रखा जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को सुझावों और विचार विमर्श उपरांत स्थानांतरण हेतु ये गाइडलाइन तैयार की गई है। ए श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समय के स्तर पर स्टॉक होल्डर, लाभार्थियों, कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधि से चर्चा कर 1 माह में स्थानांतरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जाएगी और बी श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। हालांकि बी श्रेणी के विभाग भी अपने विभाग की विशिष्टता और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तावित सुझावात्मक स्थानांतरण नीति में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि कार्मिकों का स्थानांतरण समकक्ष पदों पर ही किया जाएगा, उच्च पद और निम्न पदों पर नहीं किया जाएगा। विभाग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालय में विभिन्न विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पदस्थापित रखा जाएगा। यानी पूरे सेवा काल के दौरान 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में भी उनको सेवाएं देनी होगी। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय पद नहीं है उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसी तरह आपको बता ही दिया है कि इसके लिए वृहद स्तर पर एक ऑनलाइन पोर्टल का सर्जन किया जाएगा। उस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन होगा। DOIT केंद्र द्वारा विभागों के प्रस्तावों के अनुरूप तकनीकी प्रावधान करते हुए एक वृहद ऑनलाइन पोर्टल सर्जित किया जाएगा। अब इस पोर्टल पर क्या होगा कि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक वेबसाइट पर स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों और संभाव्य रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जाएगा पहले तो, और स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा प्रति वर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यानी सबसे पहले विभाग अपनी वेबसाइट पर रिक्तियां दर्शाएगा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। उसके बाद 1 फरवरी से 28 फरवरी तक कार्मिक है वो आवेदन कर सकेंगे स्थानांतरण हेतु। आवेदन पत्र के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। और उसके उपरांत स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला स्थान जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरण हेतु दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। यानी इसकी पूरी समय सारणी यहाँ पे दे दी गई है
कि 1 से 30 जनवरी तक पहले रिक्त पदों को दर्शाया जाएगा। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक कार्मिक अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा। अब बारी आती है प्राथमिकता की कि विभाग द्वारा जो काउंसलिंग की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, उसमें स्थानांतरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों, शहीद के आश्रित सदस्य, दूरस्थ जिलों में डार्क जोन और हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिक को बुलाया जाएगा। यानी इन सभी को सबसे पहले प्राथमिकता इसमें काउंसलिंग के माध्यम से मिलेगी। इसके उपरांत शेष रहे आवेदकों को काउंसलिंग में बुलाकर पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर विभाग के सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाएगा, स्थानांतरण किए जाएंगे। इसी प्रकार जो असाध्य रोग से समय या पति पत्नी पीड़ित होने पर उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कोई दुर्बल बीमारियां हैं, कैंसर है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, हृदय शल्य चिकित्सा, ओपन हार्ट सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, डायलिसिस है, इस तरह की अगर कोई बीमारी है, असाध्य बीमारी है, किसी को गुर्दा यानी किडनी या लीवर का दान किया गया हो, ऑपरेशन से प्रथम 3 वर्षों के लिए, मनोचिकित्सा रोग हो, लकवा हो, स्थायी निशक्तता, अंधापन, मूक और बधिर, मानसिक निशक्तता, स्वलिन अथवा बहुआयामी निशक्तता, ये असाध्य रोग से पीड़ित होने पर इसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। इन दिशा निर्देशों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है जो आप सभी को ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि स्थानांतरण करने वाले अधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालय को उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जावे। अर्थात कि कई विद्यालयों में अगर सिंगल टीचर है तो उनका स्थानांतरण इस परिस्थिति में नहीं होगा क्योंकि कार्यालय कार्मिक रहित हो जाएगा। तो इस दिशा निर्देशों के अनुसार एकल वाले कार्मिक वाले कार्यालयों में उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। दूरस्थ जिलों में जो कार्यरत है, डार्क जोन में कार्यरत है, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुणावगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया को चिन्हीकरण, निर्धारण, अधिक संख्या में रिक्त रहने वाले पदों की स्थिति, विषम परिस्थितियों एवं विभाग द्वारा निर्धारित अन्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा सक्षम स्तर पर किया जाएगा। इसके अलावा भी स्थानांतरण के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि समय के आवेदन पर स्थानांतरण कैसे होगा। कार्मिक जब समय स्थानांतरण हेतु आवेदन करेगा तो वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। यानी न्यूनतम उसको 2 वर्ष की सेवा करने के बाद ही वो आवेदन कर पाएगा। 2 वर्ष की जो गणना है वो 1 अप्रैल को माना जाएगा। यानी 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होना चाहिए तो ही कार्मिक आवेदन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी श्रेणियां हैं जिनमें ये 2 वर्ष की अवधि भी लागू नहीं होगी। जैसे 2 वर्ष से पूर्व भी वो आवेदन कर पाएंगे। दिव्यांगजन है, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला है। इसके अलावा जो बीमारी आपको बताई गई है असाध्य रोग, तो वो उसका मेडिकल बोर्ड वाला प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर ही उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, पति पत्नी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रकरण है, पति पत्नी जो अलग अलग जगह पर पदस्थापित हो, जहां तक संभव हो सके उन्हें एक जिले में जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरित किया जाए। शहीद के आश्रित परिवार का सदस्य होने की स्थिति में और दूरस्थ जिले में कार्यरत कार्मिक जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासनिक आधार पर भी स्थानांतरण किए जाएंगे जिसमें कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नलिखित परिस्थितियों पर किया जा सकेगा। जैसे कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो, कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन होने पर अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। कर्मचारी की पदोन्नति होने पर जहाँ तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। स्थानांतरण हेतु कुछ विशेष प्रकरण भी है। प्रस्तावित जो स्थानांतरण नीति है, विभागों द्वारा तैयार जो स्थानांतरण नीति है, जिन श्रेणियों के स्थानांतरण का विवरण समाहित है, उससे पृथक भी यदि कोई प्रशासनिक रूप से
इसके अलावा भी कोई प्रशासनिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण प्रस्तुत हो तो ऐसे विशिष्ट प्रकृति वाले स्थानांतरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समय अवधि की बाध्यता से मुक्त रखा जाएगा। ऐसे प्रकरणों का स्थानांतरण सक्षम अनुमोदन उपरांत वर्ष में कभी भी किया जा सकेगा। कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभागीय समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। न्यायिक प्रकरणों के मामले में स्थानांतरण के विशेष प्रकरण है। पद की समाप्ति अथवा कर्मचारी की पदावनति होने की स्थिति में नवनियुक्त कार्मिकों को यथासंभव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इसी प्रकार जो एपीओ किए गए प्रकरण है, एपीओ प्रकरणों में स्थानांतरण और पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जाएगा। कार्मिक को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में यानी एपीओ रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर उसे यथासंभव किसी अन्य रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाएगा, यानी एपीओ भी इसमें डाल दिया गया है। और जो सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं इसके अलावा वो भी जान लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि कार्मिकों के जो स्थानांतरण होंगे वो प्रति वर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में जो ऊपर दिशा निर्देश दिए गए हैं बिंदु संख्या 3 में, उन प्रक्रिया के बिंदु संख्या 8 और 9 में वर्णित तिथियों और समय सीमा के अनुरूप किए जा सकेंगे। सामान्य जो निर्देशों की पालना की जाएगी वो ये है कि किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। परंतु यदि कार्मिक समय स्थानांतरण का इच्छुक हो तो स्थानांतरण किया जा सकेगा। कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पूर्व पुनः स्थानांतर पदस्थापित नहीं किया जा सकेगा, यानी कम से कम 2 वर्ष की सेवा तो उनको वहाँ देनी ही होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी विभाग में एक कार्मिक एक ही कार्यालय अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परंतु कार्यालय अनुभाग में 5 वर्ष से निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जाए और कार्मिक के समय के आवेदन पर स्थानांतरण परिवर्तन यानी स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। और कार्मिक का जो स्थानांतरण है समान पद पर ही किया जाएगा, किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। कार्य व्यवस्था को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही स्थानांतरण किया जा सकेगा। और अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामलों में प्रचलित नियम निर्देश यथावत लागू रहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के मामले में विद्यमान जो अभी नियम आदेश है वही भी यथावत रहेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ स्थानांतरण नीति जो दिशा निर्देश है उनके संबंध में कुछ जानकारी आपके साथ साझा की गई। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर